हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विद्या आईएएस पाथ में। आज हम चैप्टर 2 की बात करेंगे, दैट इज साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या होता है? साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल, यानी कि सेल की स्टडी को हम साइटोलॉजी कहते हैं। सेल दो तरह की होती है, एक प्रोकैरियोटिक सेल होता है और एक होता है यूकैरियोटिक सेल। तो हम बात करते हैं दोस्तों प्रोकैरियोटिक सेल की। जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो सिर्फ और सिर्फ मोनेरा किंगडम में होती है। जो मोनेरा किंगडम होता है उसमें प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है। बाकी आगे के जो किंगडम है, चाहे वो प्रोटिस्टा हो, चाहे प्रोटिस्टा के अलावा आपका फंजाई हो, प्लांटी हो, या फिर जो है ना एनिमेलिया हो, इन सभी किंगडम में यूकैरियोटिक सेल होती है। अब सेल को देखते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पर जो सेल है उसकी थोड़ी सी डिस्कवरी की बात कर लेते हैं। सेल को किसने डिस्कवर किया? तो सेल की जो डिस्कवरी हुई थी, सबसे पहली बार सेल को डिस्कवर किया था 1665 में, 1665 में एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। तो इन्होंने सबसे पहले, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले एक माइक्रोस्कोप बनाया था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और अपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मदद से उन्होंने क्या किया कि जो कॉर्क्स होता है, कॉर्क यानी कि जो प्याज का छिलका होता है, तो प्याज के छिलके में कॉर्क सेल को देखा। सबसे पहले एक कॉर्क सेल की स्टडी की इन्होंने, कॉर्क सेल को देखा। और ये कॉर्क सेल जो उन्होंने देखी, ये एक डेड सेल थी, एक डेड सेल थी। और ये जो डेड सेल थी, इन्होंने सबसे पहली बार, सेल का कॉन्सेप्ट नहीं आया था, इन्होंने सबसे पहली बार इस सेल को नाम दिया सेलुला। इन्होंने सेल का सेल्यूला, और कहा ये किसी भी चीज की सबसे छोटी एक ब्लॉक होती है। सेलुला का मीन्स होता है ब्लॉक, ब्लॉक कि कोई चीज जो है वो ब्लॉक से मिलकर बनी होती है और सबसे स्मॉलेस्ट होता है। तो डिस्कवरी की शुरुआत ऐसे सेल की हुई सबसे पहले, यानी कि डेड सेल या नॉन लिविंग सेल की जो है ना डिस्कवरी हुई। फिर देखते हैं आगे लिविंग सेल किसने देखा। फिर क्वेश्चन ये आता है कि लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की। तो सबसे पहली बार लिविंग सेल्स की जो डिस्कवरी हुई वो ही एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के थ्रू। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहली बार फ्री लिविंग सेल को देखा। फ्री लिविंग सेल सबसे पहली जो लिविंग सेल देखी, फ्री लिविंग सेल देखी, वो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने देखी। इन्होंने अपने माइक्रोस्कोप को इम्प्रूव किया। इम्प्रूव करने के बाद में उसमें इन्होंने सबसे पहले फ्री लिविंग सेल देखी। कई सारी एनिमल की सेल भी देखी इन्होंने। तो जैसे कि इन्होंने एनिमल सेल में ब्लड सेल को देखा, ब्लड सेल देखने के बाद में इन्होंने स्पर्म को देखा, एंड अनदर सेल्स, ओवम को भी देखा इन्होंने। तो इस तरह की कई सेल्स की इन्होंने डिस्कवरी की, ठीक है ना। कुछ बैक्टीरिया को भी देखा। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने ही बैक्टीरिया की भी डिस्कवरी की थी। ऐसा कहा जाता है कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है इनको। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ये माइक्रोबायोलॉजी के फादर हैं। माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में इन्हें कंसिडर करा जाता है। तो ये पॉइंट अपना इसमें याद रखने का है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देखते हैं हम जो फ्रेंड सेल होती है, जैसे कि मैंने बात की थी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक है और यूकैरियोटिक है। इनमें दो डिफरेंस मेन होते हैं जो आपको ध्यान रखने होते हैं। दो मेन डिफरेंस। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है फ्रेंड, प्रोकैरियोटिक सेल होती है, इसमें फॉल्स न्यूक्लियस होता है। फॉल्स न्यूक्लियस यानी कि इसके अंदर जो न्यूक्लियस पाया जाता है वो ट्रू नहीं है, फॉल्स न्यूक्लियस है। जब इसमें फॉल्स न्यूक्लियर होता है तो इसके अंदर जो है ना अब्सेंट रहता है, अब्सेंट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसके अंदर नहीं होती है। और तीसरा पॉइंट है, इसके अंदर जो राइबोसोम मिलते हैं, राइबोसोम दो तरह के होते हैं। राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करने का, प्रोटीन को बनाने का, और ये दो टाइप के होते हैं, 70S 80S। तो इसमें 70S राइबोसोम पाया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है यूके प्रोकैरियोटिक सेल। दूसरी ओर जो यूकैरियोटिक सेल होती है, इसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस होगा इसमें, लेकिन ट्रू होगा। एंड दूसरा, इसके अंदर जो है ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसके अंदर प्रेजेंट होगा, P यानी कि प्रेजेंट है। थर्ड, इसके अंदर जो राइबोसोम होगा फ्रेंड्स, सो इसके अंदर जो राइबोसोम होगा वो मैंने जैसे कि बताया, राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करने का। राइबोसोम के बारे में भी डिस्कस करूंगा डिटेल से, क्योंकि ये सेल का ही एक ऑर्गन्स है, ऑर्गेनल्स है, सेल के अंदर आता है। तो इसके अंदर 80S टाइप का राइबोसोम होगा, 80S टाइप। तो ये हो गया डिफरेंस प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में। देन उसके बाद में फ्रेंड हम देखते हैं कि सेल जो होती है, नॉर्मली हम देखते हैं दो सेल को, एक प्लांट किंगडम में प्लांटी सेल को देखते हैं, प्लांट सेल को देखते हैं, और एक एनिमल किंगडम में देखते हैं एनिमल सेल को, एनिमल सेल। तो एक प्लांट सेल को देखते हैं और एक देखते हैं एनिमल सेल को। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल? प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है हम उसको देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्लांट सेल को। तो जो फ्रेंड प्लांट सेल होती है, आपको याद रखना है कि उसके ऊपर दो डबल लेयर होती है। उस पर एक उसके अंदर जो है ना सेल वॉल भी होती है, सबसे ऊपर उसके सेल वॉल होती है, जो कि सेल्यूलोज सब्सटेंस की बनी होती है। सेल्यूलोज, एक सेल्यूलोज सब्सटेंस होता है, ये सेल वॉल उसकी बनी होती है इसके अंदर। फिर इसमें इसका जो मेजर पार्ट होता है, बड़ा जो हिस्सा होता है, वो ध्यान रखना है, इसका लगभग 70% हिस्सा जो होता है वो वैक्यूल का होता है, इसका वैक्यूल। तो वैक्यूल एक मेजर पार्ट होता है। ये मैं प्लांट सेल बना रहा हूं, प्लांट सेल। तो प्लांट सेल का एक मेजर हिस्सा उसका वैक्यूल है। वैक्यूल की जो ये लेयर होती है, इसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं, टोनोप्लास्ट वैक्यूल की लेयर है। देन उसके बाद में फ्रेंड इसमें थोड़ा नीचे की साइड में जो है यहाँ पर न्यूक्लियस होता है। फिर न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोलस। तो यहाँ पर ये न्यूक्लियस हो गया और ये हो गया न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस के अलावा यहाँ पर न्यूक्लियस से ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये लगी रहती है इस तरीके से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में ER बोल देते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर क्या होता है फ्रेंड, ये दो तरह की होती है। कुछ पे ऐसे राइबोसोम लगे रहते हैं, राइबोसोम। तो जिन पे राइबोसोम लगे रहते हैं उनको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिन पे ये नहीं लगे रहते हैं उनको बोलते हैं SER। जैसे कि इस पे नहीं लगा हुआ है तो उसको बोल देंगे SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम। ठीक है फ्रेंड। और उसके बाद में यहां पर जो है फ्रेंड एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया होती है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है फ्रेंड, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, यानी कि सेल को एनर्जी देने का काम करता है। जैसे कि हमारे घरों में जो एनर्जी आती है वो हमारे जो आसपास में प्लांट होते हैं, एनर्जी के प्लांट होते हैं, ट्रांसफार्मर एक तरीके से समझ लीजिए, जहाँ से एनर्जी आ रही है, जो पावर हाउस का एक जगह होता है वहां से आती है। इसी तरीके से हमारी सेल को एनर्जी इससे मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया को। इसमें एनर्जी बेसिकली क्या होता है, एटीपी के फॉर्म में स्टोर रहती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में स्टोर रहती है। फिर इसके अंदर जो है क्लोरोप्लास्ट होता है। तो क्लोरोप्लास्ट में ऐसे जैसे कि सिक्कों के ढेर जैसे कॉइन्स जो होते हैं ना, जैसे कॉइन्स होते हैं, ऐसे कॉइन्स के ढेर की तरह लगे रहते हैं ग्रेना। तो ये अंदर जो है ना, ये ग्रेना है, ग्रेना, अंदर वाले पार्टिकल को बोलते हैं ग्रेना या ग्रेनम, और पूरे को बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। क्लोरोप्लास्ट एक बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट चीज है। अगर कभी आने वाले समय में इंसान ने इस क्लोरोप्लास्ट के फीचर को सही से समझ लिया ना और इसको बनाना सीख लिया, तो दुनिया में एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। दुनिया में किसी भी चीज की, किसी भी तरह की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि यही उस एनर्जी को पूरी कर देगी। क्योंकि इसके अंदर एक खास बात होती है कि ये सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है एनर्जी में। सोलर एनर्जी को, यानी कि सूरज की एनर्जी को एब्सॉर्ब करके उसको कन्वर्ट कर लेता है एनर्जी के फॉर्म में, यानी कि ग्लूकोज में। तो ये हमें अभी इतने एडवांस नहीं हुए कि इसके बारे में जान सके। तो क्लोरोप्लास्ट हो गया। देन उसके बाद में यहाँ नीचे इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है। ये
सॉरी इसको गोल्जी बॉडी बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो ये हो गया गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी। इसकी डिस्कवरी कैमिलियो गोल्जी ने करी थी। इसमें भी कुछ राइबोसोम्स के पार्टिकल्स वगैरह लगे रहते हैं। और बाकी पूरे में इसमें जो है ना, पूरी सेल में और बचे हुए में साइटोप्लाज्म भरा रहता है। साइटोप्लाज्म इनके ऑर्गेनल्स के बीच में यहाँ पर ये साइटोप्लाज्म भरा रहता है। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म क्यों भरा रहता है? क्योंकि सेल के ऑर्गेनल्स जो हैं इनके बीच में आपस में टकराहट ना हो जाए, जिसकी वजह से ये डैमेज ना हो जाए, इसलिए इनमें साइटोप्लाज्म भरा रहता है। ठीक है ना, तो ये बात भी आपको जाननी है, साइटोप्लाज्म भरा रहता है। बाकी इनके बारे में डिटेल से बात करेंगे, जो इसके ऑर्गेनल्स है ना, इनके बारे में। ठीक है ना। प्लांट सेल में आपको बस एक खास बात ये ध्यान रखनी है कि जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल के अंदर जो सेल वॉल पाई जाती है, और ये सेल वॉल जो है किसकी कंटेंट किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। और प्लांट सेल का जो वैक्यूल होता है, ये वैक्यूल साइज में काफी बड़ा होता है। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखनी है। अब प्लांट सेल के बाद में बात करते हैं एनिमल सेल की। ठीक है, एनिमल सेल, एनिमल सेल इसको देखेंगे फ्रेंड। एनिमल सेल को, जो एनिमल की सेल होती है फ्रेंड, उसकी शेप देखिए। एनिमल सेल, एनिमल सेल में सबसे पहले तो वैक्यूल ज्यादा बड़ा नहीं होता, छोटा ही वैक्यूल होता है। फिर इसमें न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर एंडोप्लाज्मिक, सॉरी ये हो गया न्यूक्लियस, सपोजिट न्यूक्लियस, एंड ये न्यूक्लियोलस हो गया, न्यूक्लियोलस। और फिर इससे भी वही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगा रहेगा। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है, मैंने बता दिया आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसपे राइबोसोम लगे रहेंगे, और एक होगा SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसपे राइबोसोम नहीं लगे रहेंगे। दूसरी ओर इसके अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनकी डिस्कस करेंगे हम, एक एक को पढ़ेंगे इनको। माइटोकॉन्ड्रिया ये जो होते हैं फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इनके अंदर, ठीक है ना, इसके ऊपर भी पार्टिकल्स लगे रहते हैं इस तरीके से, F1 पार्टिकल बोलते हैं इनको। सब जगह लगे रहते हैं, पूरी डबल लेयर होती है ना, 2 लेयर होती है, तो इनको F1 पार्टिकल कहते हैं। F1 पार्टिकल, F1 पार्टिकल, या इनको एक और नाम दिया जाता है परऑक्सीसोम भी कहते हैं इनको, परऑक्सीसोम। ठीक है, इनको परऑक्सीसोम भी कहते हैं। देन उसके बाद में इनके अंदर अगेन दिस इज गोल्जी बॉडी, दिस इज गोल्जी बॉडी, या गोल्जी एपरेटस भी बोलते हैं इसको, गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस। कैमिलियो गोल्जी ने इसकी डिस्कवरी की थी। ठीक है, सो न्यूक्लियस हो गया, ये हो गया, और इसमें लाइसोसोम भी होते हैं, छोटे छोटे लाइसोसोम होते हैं। लाइसोसोम एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है। जैसे कि मान लीजिए फ्रेंड, कोई वायरस हमारी सेल पर आकर इसको, सेल को जो है हथिया लेता है, इस पे कब्जा कर लेता है, तो हमारी सेल क्या करती है कि एक एंजाइम बनाती है, इंटरफेरोन, और उस इंटरफेरोन एंजाइम में उस वायरस का कोड इकट्ठा कर लेती है, और कोड इकट्ठा करने के बाद इसके आसपास की जो सेल्स होगी उन पे वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा देती है, उस वायरस का कोड बना लेती है। और साथ में जब हमारी सेल को लगता है कि खतरा है हमें किसी वायरस वगैरह से, तो ये खुद को ब्रस्ट कर लेते हैं। तो बेसिकली लाइसोसोम क्या होते हैं? सुसाइड बैग ऑफ द सेल, इनको सुसाइड बैग ऑफ द सेल भी कहा जाता है, सेल के सुसाइड बैग होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, PM, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें होती है। ठीक है फ्रेंड, एंड तो ये हो गया एनिमल सेल के बारे में। तो प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में आपने डिफरेंस देख ही लिया होगा क्या होता है। ठीक है ना, और राइबोसोम इसके अंदर होते हैं। ठीक है ना, लाइसोसोम के बारे में हमने बात कर लिया, गोल्जी एपरेटस के बारे में बात कर लिया। अब देखते हैं हम नेक्स्ट एक एक करके माइटोकॉन्ड्रिया, इनके सेल के बारे में जो इंपॉर्टेंट है उसको देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में आता है कि इसके बारे में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया नेम, माइटोकॉन्ड्रिया का जो नेम है ये दिया था सी बेंडा ने, सी बेंडा ने दिया था माइटोकॉन्ड्रिया नेम। और माइटोकॉन्ड्रिया की जो डिस्कवरी की थी, डिस्कवरी माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी की थी अल्टमान ने, अल्टमान। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं इसको, पावर हाउस ऑफ द सेल।
ऑफ द सेल, सेल का पावर हाउस कहते हैं। अभी आपने स्ट्रक्चर देखा ही था, तो इसमें डबल 2 लेयर होती है, ठीक है ना, डबल लेयर का होता है। अंदर की जो स्ट्रक्चर होती है इसकी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, फिंगर की जैसी स्ट्रक्चर होती है। इन पे मैंने बताया टेनिस के रैकेट के जैसे, जैसा टेनिस का रैकेट होता है ना, वैसे P1 F1 पार्टिकल लगे रहते हैं। कौन से पार्टिकल? F1 पार्टिकल, ठीक है। तो इन्हें पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। वाई दे आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल? बिकॉज दे स्टोर एटीपी, क्योंकि ये एटीपी को स्टोर कर लेते हैं, एटीपी को स्टोर कर लेते हैं। एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो होता है बेसिकली, ये हमारे बॉडी के अंदर एक तरीके से करेंसी है। जैसे मान लीजिए इसको करेंसी ऑफ द सेल कहा जाता है। हमें कुछ सामान खरीदना है, हमें कहीं पर जाना है, किसी दुकानदार से कोई सामान खरीदना है, तो हमें उसको पैसे देने पड़ेंगे, तब वो हमें सामान देगा। ऐसे ही हमारी बॉडी को कुछ भी काम करना है तो हमारी बॉडी को चाहिए एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो जो भी हम खाना खाते हैं वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज टूटती है एटीपी में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में। उस एटीपी को इकट्ठा कर लेता है माइटोकॉन्ड्रिया। जब हमारी बॉडी को जरूरत पड़ती है उस एनर्जी की, तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारी बॉडी को वो एनर्जी प्रोवाइड कराता है। तो ये ऑल अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ अब देखते हैं आगे। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद में न्यूक्लियस आता है, जैसे आपको जानना है। न्यूक्लियस जो होता है फ्रेंड, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट ब्राउन। तो ये ध्यान रखेंगे, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी इसकी 1831। तो न्यूक्लियस जो होता है बेसिकली क्या होता है आपको पता होगा, इसके अंदर जो है जेनेटिक मटेरियल डीएनए कंटेन करता है। सॉरी ये जेनेटिक मटेरियल जो है डीएनए कंटेन करता है, डीएनए के अंदर होता है न्यूक्लियस के अंदर। ये हमारी एक जो जेनेटिकल इंफॉर्मेशन होती है उसको वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लेके जाता है न्यूक्लियस। देन उसके बाद में, न्यूक्लियस के बाद में जो है गोल्जी बॉडी था, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी डिस्कवरी किसने की? डिस्कवरी की कैमिलियो गोल्जी, कैमिलियो गोल्जी ने डिस्कवरी की है इसकी। कैमिलियो गोल्जी ने जो इसकी डिस्कवरी की है फ्रेंड, उसने बताया कि इसका काम होता है ट्रांसफर करने का। ये ट्रांसफर करती है। अब आप कहेंगे कि ये क्या ट्रांसफर करती है? ये ट्रांसफर करती है जो भी सेल के अंदर वेस्ट मटेरियल होते हैं, वेस्ट मटेरियल होते हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने का काम ये करती है, ठीक है ना। ये ट्रांसफर करती है वेस्ट मटेरियल को। तो ये कैमिलियो गोल्जी ने इसकी डिस्कवरी की थी। उसके बाद में आता है उन्हीं के नाम पर इसका नाम गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी पड़ा था। फिर उसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया हो गया था क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट जो कि मैंने बताया आपको कि हो सकता है आने वाले समय में एनर्जी की दुनिया में क्रांति लाए, क्योंकि इससे जो है हम सोलर एनर्जी को नॉर्मल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो कि अनलिमिटेड है। इसकी एनर्जी इतनी ज्यादा है, बहुत ज्यादा एनर्जी है। तो क्लोरोप्लास्ट के आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसमें ऐसे जैसे कि सिक्कों के जो ढेर होते हैं, जैसे कि कॉइन्स लगे हुए ऐसे लाइन में, इस तरीके से ऐसे, ये ग्रेना बोलते हैं एक पार्टिकल को, ग्रेना, ये लगे रहते हैं ऐसे, ठीक है ना। तो एक पार्टिकल को बोलते हैं ग्रेना, इसके ग्रेना, और पूरे को बोलते हैं ग्रेनम, ग्रेनम। क्लोरोप्लास्ट जो वर्ड है ये यूज किया था सिम्पर ने, सिम्पर साइंटिस्ट का नाम है सिम्पर। और क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं? ये सनलाइट को, सूरज के प्रकाश को एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद में उसको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू एनर्जी, एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, ठीक है ना। एनर्जी वही ग्लूकोज। तो ये इनका एक बड़ा रोल है कि ये जो है क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं, सिम्पर ने इनकी डिस्कवरी की थी, एंड सनलाइट को एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। देन उसके बाद में फ्रेंड राइबोसोम, राइबोसोम का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी सेल के अंदर। राइबोसोम वर्ड यूज्ड बाय पेलाडे, पेलाडे ने इसकी डिस्कवरी की थी। तो पेलाडे ने इसका डिस्कवरी किया। और राइबोसोम दो तरह के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। तो ये आपको भी मैंने बताया था, 2 तरह के होते हैं, 70S और 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल में होते हैं, और 80S राइबोसोम जो होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल में होते हैं।
उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि राइबोसोम जो होते हैं इसका फंक्शन क्या है, यानी कि कार्य क्या करता है हमारी बॉडी में, तो फंक्शन है इसका, बेसिक फंक्शन जो होता है राइबोसोम का, दैट इज बेसिक फंक्शन इसका राइबोसोम का मैं बता रहा हूं आपको, प्रोटीन सिंथेसिस का होता है। प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, ये हमारी बॉडी में प्रोटीन को बनाने का फंक्शन करता है। सो राइबोसोम भी हो गया इसके। अब राइबोसोम के अलावा जो है आगे और देखते हैं और क्या यहाँ पर सेल के अंदर कौन से जो है पार्ट्स है। तो हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात कर ली है, क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात कर ली है, राइबोसोम के बारे में बात कर ली है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी वर्क ट्रांसफर करने का काम करती है, यानी कि वर्क को ट्रांसफर करती है भी, ठीक है ना। उसके बाद में न्यूक्लियस की बात हो गई, ठीक है ना, न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, उसकी बात हो गई। प्लांट सेल की बात हो गई, एनिमल सेल की बात हो गई। एक एनिमल सेल में एक चीज पाई जाती है जो प्लांट सेल में नहीं पाई जाती, दैट इज लाइसोसोम। लाइसोसोम, लाइसोसोम जो है इसको डिस्कवर किया था डी डुवे, डी डुवे, डी डुवे ने इसको डिस्कवर किया था, डी डुवे। तो लाइसोसोम बेसिकली क्या होते हैं, सेल, एनिमल सेल में मिलते हैं, एनिमल सेल में दिखते हैं। और मैंने बताया था कि इनको सुसाइड बैग ऑफ द सेल भी कहते हैं, सुसाइड बैग ऑफ द सेल, सुसाइड बैग ऑफ द सेल भी इनको कहते हैं। तो इनको सुसाइड बैग ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है, ठीक है ना, सेल का सुसाइड बैग क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके अंदर कुछ एंजाइम्स भरे रहते हैं, एंजाइम, लाइसोजाइमेटिक एंजाइम इनके अंदर भरे रहते हैं, ठीक है ना, लाइसोजाइम भरा रहता है, एंजाइम्स भरे रहते हैं, लाइसोजाइम। और जब भी सेल को कुछ भी इन्फेक्टेड होती है, सेल किसी वायरस से या किसी भी चीज से इन्फेक्टेड होती है, तो ये लाइसोसोम को, इसको लगता है कि अब इस सेल को खत्म हो जाना चाहिए, तो ये बरस्ट हो जाते हैं, और बरस्ट होने के बाद में सेल डेड हो जाती है, पूरी सेल क्या हो जाती है, डेड हो जाती है, मर जाती है। तो इसकी वजह से इसको लाइसोसोम को जो है सुसाइड बैग ऑफ द सेल भी कहते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हमारा इनिशिएटिव्स पसंद आ रहा होगा, हमारा काम पसंद आ रहा होगा। आप अपना सजेशन दीजिए कि हमें क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, बिकॉज न्यू चैनल है, अभी जस्ट स्टार्टिंग की है, वीडियो बना रहे हैं और गलतियां करके सीख रहे हैं धीरे धीरे, और आपका बस इसी तरीके से प्यार बना रहे, सपोर्ट बना रहे, वो हमारे लिए काफ़ी है। और दोस्तों हमारे इस चैनल को, विद्या आईएएस पाथ को आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और प्लीज़ बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें। दोस्तों जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट।